हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स क्लिप। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोल एंड पोलर, जिसका डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट्स वाई पहले ही बना लिया है। और आई होप इससे पहले के लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पहले के नहीं समझोगे तो अभी समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपको पहले भी सर्कल में आ चुका है, पैराबोला में आ चुका है, एलिप्स में आ चुका है, एंड देन हाइपरबोला। ये लास्ट चैप्टर है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो यहाँ भी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सर्कल में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है, बीच में हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो ये चूंकि लास्ट पोर्शन है आपके किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दैट्स वाई इसमें हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। और इस पर यदि क्वेश्चन आता है, और एक बात मुद्दे की ये भी है, मैं आपको बता दूं कि इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, मतलब पोल और पोलर लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन में। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पोल और पोलर का क्वेश्चन है। जो अभी एग्जांपल्स लेंगे उससे आइडिया लग जाएगा आपको। ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मतलब उतना ही सोचे जितनी ज़रूरत है। तो देखो, मैं डायग्राम पहले बना दिया हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ, अच्छे से आप देखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको बताऊँगा कि कैसे पोल और पोलर को हम डील करेंगे। देखो क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल कॉर्ड्स होती हैं। मैं डेफिनेशन लास्ट में लिखूंगा, पहले समझ लें आप। वेरिएबल कॉर्ड्स होती हैं जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करती हैं। वो फिक्स पॉइंट है पी, हमारे पास फिक्स पॉइंट है, P इज फिक्स पॉइंट। इससे हमारे पास कितने कॉर्ड्स पास कर रही हैं आप ध्यान से देखें। तो मैं यदि इसको बोलूँ कॉर्ड नंबर 1, दिस इज कॉर्ड नंबर 2 एंड दिस इज कॉर्ड नंबर 3, ठीक है। इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं किसी पॉइंट से पास करते हुए, बट चूंकि बहुत सारी कंस्ट्रेंट है अपने पास और एक रफ डायग्राम बनाना, इसलिए हमने समझने के व्यू से 3 ही कॉर्ड लिए हैं। जरूरत होगी तो 4-5 लेके भी बना सकते हो आप, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अब क्या बोलता है कि किसी भी वेरिएबल कॉर्ड्स जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, वेरिएबल कॉर्ड्स जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, यदि उनके एंड पॉइंट्स पे मैंने टेंजेंट्स खींचा, देखें C1 ये रहा, इसके एंड पॉइंट यदि मैं बोलूं, सपोज A1 और B1 बोल दूं, A1 और ये रहा B1, ध्यान से देखें, बहुत इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको। A1 B1, इसके एंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है T1 डैश, ध्यान से देखो यहाँ पे T1 डैश एंड T1, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले का, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कॉर्ड पे हमने क्या किया है, दूसरे कॉर्ड, ये रहा दूसरा कॉर्ड, देखो C2 के, ये इसको मैं A2 ले लेता हूं और दिस इज B2, तो इसके भी एंड पॉइंट पे मैंने T2 डैश खींचा है, रेड लाइंस हैं, T2 देखो इस पॉइंट पे खींचा गया है और T2 डैश इस पॉइंट पे ये खींचा गया है, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आया है, ये आया है, ठीक है। और C3 के जो एंड पॉइंट्स हैं कॉर्ड्स के, दैट विल बी A3 एंड B3, सपोज इनके भी एंड पॉइंट पे हमने कॉर्ड्स टेंजेंट खींचे हैं। तो टेंजेंट इसमें क्या रखा है हमने, T3 एंड T3 डैश, देखो T3 इसके एंड पॉइंट पे है और T3 डैश, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। हुआ क्या है समझो कि पोलर निकालते कैसे हैं। मतलब किसी वेरिएबल कॉर्ड्स जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, उनके एंड पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट खींचता हूं तो उन सारी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका लोकस, मतलब यदि मैं इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दूं, मैं डॉटेड लाइन से मिलाया हूं, आप ध्यान से देखो डॉटेड लाइन ये दिख रही होंगी आपको, तो दिस इज कॉल्ड पोलर, और पोलर इज नथिंग बट, पोलर इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, ठीक है। ध्यान रखें कभी भी, ये क्या हो जाएगा, पोलर है, मतलब मैं क्या बोलूं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। कहां पे टेंजेंट्स बन रही है, at end points of a variable chords which passes through a fixed point, बात समझें, ठीक है ना। तो ये पोलर हो जाएगा, पोलर इज नथिंग बट अ लाइन, एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पोल ऑफ दिस हाइपरबोला, एंड दिस इज पोलर ऑफ दिस हाइपरबोला। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और किसी भी केस में आप सर्कल में रहें, पैराबोला में रहें, एलिप्स में रहें या हाइपरबोला में रहें, डेफिनेशन यही है, ठीक है ना, कि वेरिएबल कॉर्ड्स जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, उनके एंड पॉइंट्स पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, मैं एक एक पॉइंट फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखो। मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल कॉर्ड्स जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है, वेरिएबल कॉर्ड्स जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये मिल गया हमें। देखो वेरिएबल कॉर्ड्स एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली, उनके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स खींचेंगे, उनके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, मतलब यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिलाते जाऊं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोलर ऑफ दिस हाइपरबोला, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो पोलर इज नथिंग बट अ लाइन, एंड कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट से ये सारे कॉर्ड्स पास हो रही थी, मतलब अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ दिस
हाइपरबोला। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन होता है और इसमें बहुत कुछ मैं नहीं बताने वाला वैसे। तो यदि मैं पोलर का इक्वेशन बताऊं आपको, तो इक्वेशन ऑफ यदि मैं पोलर आपको बताऊं तो पहले भी बताया जा चुका है और आपको याद भी होगा यदि रिकॉल करें तो। इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होता है, विल बी t इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। अब मुद्दा है कि सर ये t इक्वल टू 0 बहुत काम का है, ये तो टेंजेंट का भी यही होता है, ठीक है ना, बहुत सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का भी यही होता है, अभी पोलर भी हो गया, उधर अपन सर्कल में रेडिकल एक्सिस पढ़े थे वो भी होता है तो होने दो ना, कोई मतलब ऐसा गलत बात थोड़ी है। t इक्वल टू 0 तो काम का है ही, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बट ये नहीं कि जहां मर्जी t इक्वल टू 0 लगा दोगे फिर हो जाएगा बंटाधार आपका। तो ये हो गया पोलर का इक्वेशन t इक्वल टू 0। अब कोई पूछ सकता है सिर्फ पोल कैसे निकालेंगे, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना। पोल के लिए कुछ भी अलग से नहीं है, पोल के लिए हमें बस पॉइंट फाइंड आउट करना होता है और क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे यहाँ तक कि ये क्या होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डायग्राम, इसलिए थोड़ा सा समझ के आपको करना होगा। तो मैं फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि क्या कैसे पोलर और पोल को हम डील करेंगे, राइट है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, आप लिखेंगे, मैं कुछ उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे वही लिखूंगा। लिखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। क्या फाइंड आउट करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है हमारे पास, ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1 ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट वेयर it is intersected by the lines at the points where it is intersected by the lines 2x plus y plus 1 equal to 0। 2x plus y एक लाइन दी हुई है, that is 2x plus y plus 1 equal to 0। क्या बोल रहा है समझें, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जो लिखना चाहता है फिर से लिख सकता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द हाइपरबोला at the points where it is intersected by the line 2x plus y equal to 2x plus y plus 1 equal to 0। समझे क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। क्या बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास हाइपरबोला है, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड टाइप का ही हाइपरबोला है, तो स्टैंडर्ड टाइप का हाइपरबोला तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। और वो लाइन है, राइट है, ये लाइन है सपोज। अच्छा, ये लाइन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल लाइन को मतलब करेक्ट बनाओगे, जस्ट एक हम डायग्राम बना रहे, रफ डायग्राम बना रहे, तो सपोज मैं बोल देता हूं कि ये हमारी लाइन है, ठीक है ना। हो सकता है कि इस लाइन इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन करेक्ट नहीं है, बट अभी बस एक्सप्लेनेशन के लिए ले रहे हैं। इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हाइपरबोला का इक्वेशन पहले से हमें पता है। क्या बोला है कि ये लाइन ना इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगी, ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो इन दोनों पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट खींचता हूं, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, टेंजेंट मैंने खींच दिया, ये देखो ध्यान से, ये मैं यहां पे एक टेंजेंट खींचता हूं, ठीक है, ये इसी पॉइंट पे टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचो तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींच दिया। बोला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, मतलब यदि ये मैं बोलूँ T एंड T डैश, तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यही बात अभी इस क्वेश्चन में बतानी है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पोल एंड पोलर का थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता है। वैसे विदाउट पोलर के ही करेंगे और आगे पोलर के क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब क्या होगा देखो ध्यान से, इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है, यदि मैं इसको यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को A और B बोल दूं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं क्या करता हूं कि P के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं, लेट P बी x1 y1, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। अब इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में जो AB है वो क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम कर रहा है, पॉइंट P के रिस्पेक्ट में AB। तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, ये COC विद रिस्पेक्ट टू P, होगा कि नहीं, COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा T इक्वल टू 0 P के रिस्पेक्ट में। T इक्वल टू 0 बनाओ P के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x हमने क्या माना, x1 ही माना है, तो अच्छी बात है, x1 अपॉन 25 माइनस y1 अपॉन
16 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। बट ए बी का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ए बी का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें पता है कि ए बी क्या है, ए बी क्या है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन। अब ये भी ए बी का इक्वेशन और ये भी ए बी का इक्वेशन, इट मीन्स दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया। मैंने क्या बोला, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर लेंगे, हो गया, बस सॉल्व हो गया। कंपेयर करो, कॉफिशिएंट कंपेयर होता है, तो x1 अपॉन 25 अपॉन 2 मीन्स इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 16 अपॉन 1, y का कॉफिशिएंट 1 है। और ध्यान से देखिए ये 1 उधर है और ये 1 इधर है, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये 1 लोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन -1। तो पहले इसके साथ सॉल्व करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, तो x1 क्या आ जाएगा माइनस का 50 एंड y1 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -50, 16 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो ये पोल एंड पोलर का क्वेश्चन नहीं था, अभी अगला क्वेश्चन पोल एंड पोलर से ही आएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन कर पाओगे, और लैंग्वेज नहीं समझे तो बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है ना, तो मुश्किल पैदा ना करें, आप समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट को समझो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और शुरू से बोलते आ रहा हूं कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए तो फोटो बनाना ना भूलें। फोटो बना लिए सब कुछ सॉल्व हो गया, फोटो नहीं बनाए नहीं हो पाएगा। बहुत क्लियर वर्ड है इसका। ठीक है ना, तो आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे आप। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। लेकिन ये जो पिक्चर है ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि व्हाट इज पोल एंड व्हाट इज पोलर, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है ना, ये प्रीवियस टॉपिक्स के जो लेक्चर थे उनमें कहीं ना कहीं इनके कंसेप्ट पढ़ाए गए थे, तो ये क्वेश्चन रिमेनिंग था, तो मैंने यहाँ पे करा दिया। तो ये मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर एक बन जानी चाहिए कि हाँ ऐसे पोल आया था और ऐसे पोलर आया था, ताकि हम अभी कोई भी क्वेश्चन लें तो समझ पाएं कि हाँ हम उसका कंसेप्ट यूज करेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, लिखेंगे आप कि द पोल ऑफ द लाइन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक लाइन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। द पोल ऑफ द लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 1, हाइपरबोला का इक्वेशन भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में हमें पोल बताना है। पोल बताना मतलब पॉइंट बताना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पता भी नहीं होगा कि आपको पोल पूछ रहा है, पोलर पूछ रहा है। आप सर्कल के एग्जाम्पल्स जाके देखें, वहां पे पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में पोल चाहिए, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, पोलर रहा होगा। ठीक है ना, तो मान लिया कि अब देखो पोल कैसे निकालते हैं। पोलर का तो अपन को पता था कि t इक्वल टू 0 से पोलर निकल जाएगा, बट पोल का नहीं पता है। तो पोल देखो कैसे निकालते हैं कि लेट पोल क्या हो जाएगा, पोल मान लिया पॉइंट P है एंड दैट विल बी x1 y1, राइट है, मान लिया। तो यदि पोल ये है तो पोलर का इक्वेशन क्या होगा, नाउ इक्वेशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू P, मतलब पोल के रिस्पेक्ट में पोलर का इक्वेशन क्या होता है t इक्वल टू 0। मतलब इस हाइपरबोला के लिए t इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, x1। तो अच्छा x1 y1 ही माना है, तो दिस इज x1 अपॉन 1 माइनस y1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। मतलब ये पोलर है, मतलब ये क्या है, पोलर है। ठीक है ना, ये भी पोलर है और पोलर का इक्वेशन भी हमारे पास पता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पोलर ऑफ दिस हाइपरबोला। हमने बोला एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 इज ऑल्सो पोलर ऑफ पैराबोला, अबव पैराबोला। ठीक है जी, इसका मतलब यहां भी केस वही आ गया कि दो इक्वेशन जो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को कंपेयर कर लो, बात खत्म है। हमने बोला कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। तो एक 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 का तो कोई रोल नहीं है, तो x1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 4 अपॉन माइनस 1,
माइनस वाई वन अपॉन 4 अपॉन -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/2, बात खत्म है, माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो x1 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ रही है 3/2। यहाँ से हमने क्या देखा, x1 इक्वल टू 3/2 एंड y1 कितना आएगा, y1 यहाँ से देख लो, y1 इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। तो हमारे पास पोल जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1, y1 मतलब 3/2, 2। देखो कितना आसानी से पोल आ गया। तो जब भी आपको पोल पूछे तो पहले क्या करो, पोल को मान लो x1 y1 या कुछ भी मान लो, h k मान लो, a b मान लो, और उस पोल के रिस्पेक्ट में पोलर का इक्वेशन निकालें और डेफिनेटली पोलर गिवन होगा, पोल और पोलर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि एक गिवन है तो दूसरा गिवन होगा, ठीक है, एक पूछा है तो दूसरा गिवन होगा, सॉरी एक गिवन है तो दूसरा नहीं, एक पूछा है तो दूसरा गिवन होगा। तो पोल के केस में सबसे पहले पोल के कोऑर्डिनेट्स मान लें, पोलर निकालें और कंपेयर करें, यही फंडा चलता है थ्रू आउट, इसमें और कुछ फंडा हो ही नहीं सकता, राइट है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 व्हाटएवर, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला, द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द लोकस ऑफ द पोल्स, एक पोल नहीं है, प्लूरल है, पोल्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास है 4x² माइनस 16y² इक्वल टू 144, राइट है, ठीक है, 4x², ठीक है, 9x² है, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे, 9x² है, 9x² माइनस 16y² इक्वल टू 144, विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, किसके सेंटर पे, हाइपरबोला के, विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, ठीक है। ध्यान से देखो क्या निकालना है लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है ना। अब इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ होगा, इसको विजुअलाइज करो आप क्या बोल रहा है, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो आप, किसका हमें निकालना है, पोल्स के लोकस निकालने हैं। तो जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको क्या मान लेते हैं, h के, हमने मान लिया कि लेट पोल्स रहने दो, पोल रहने दो, ऑटोमेटिक h के वेरिएबल ही है, पोल ऑफ हाइपरबोला, कौन सा हाइपरबोला, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ऊपर वाला हाइपरबोला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो, x² माइनस y² 9 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मान लिया P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, h, k हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, हमें इसका लोकस चाहिए, ठीक है, और कैसे, देखो ये जो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये बोल रहा है कि पोल्स किसके चाहिए, हमें उस कॉर्ड्स के चाहिए ना, उस कॉर्ड्स के जो यदि ये बनाऊँ तो इसके सेंटर पे क्या बना रहा हूँ, राइट एंगल बना रहा हूँ, ऐसे जितनी भी कॉर्ड्स होंगी उनके पोल्स का लोकस चाहिए, ऐसी कॉर्ड्स चाहिए जो यहाँ पे राइट एंगल बना रही हैं। तो ऐसी कॉर्ड्स इधर भी बन सकती हैं, ऐसी कॉर्ड्स सपोज इधर भी बन सकती हैं कि राइट एंगल बना रही हैं, तो इनके हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे और फिर पोलर निकालते रहेंगे, उसके रिस्पेक्ट में पोल मिलता रहेगा हमें, ठीक है ना। तो वो चाहिए, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स वाई डायग्राम नहीं बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से बस, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, कहीं ना कहीं इसमें एक क्लू आपको मिल रहा है कि वो जो कॉर्ड्स हैं वो क्या करेंगी, राइट एंगल बना रही हैं सेंटर पे, सेंटर 0 0 है, सेंटर 0 0 है, राइट एंगल बना रही हैं, सेंटर से पास होने 2 लाइन्स आ रही हैं, होमोजेनाइजेशन आपको याद होना चाहिए, होमोजेनाइजेशन, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ हाइपरबोला, ऊपर वाला जो हाइपरबोला है हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, hx अपॉन 16 माइनस ky अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा पोलर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ऐसी लाइंस चाहिए जो राइट एंगल बना रही हो सेंटर पे, किस हाइपरबोला के लिए, इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग होमोजेनाइजेशन, नाउ यूजिंग होमोजेनाइजेशन, ठीक है, किसकी हेल्प से करेंगे, इस हाइपरबोला का होमोजेनाइजेशन करेंगे पोलर की हेल्प से, ठीक है ना, पोलर की हेल्प से करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं, उसका इक्वेशन क्या है, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 की जगह क्या लिखेंगे, ये रहा 1, ये लिख दें,
एच एक्स अपॉन 16 माइनस के वाई अपॉन 9 का होल स्क्वायर। होमोजेनाइजेशन यदि आपको नहीं आता है तो आप स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में जाके देखिए, होमोजेनाइजेशन वहां पे बताया गया है। ये पूरा उसी पे बेस्ड है, हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन ऐसा लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, ओपन कर लो, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 एच एक्स के वाई अपॉन 16 इंटू 9 144। सारे को मैं इधर लाता हूं, एक तरफ लाता हूं, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/16 माइनस एच स्क्वायर बाई 16। ऐसे ही यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का आएगा इधर, ध्यान से देखिए आप, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/9 माइनस ऑफ वाई, सॉरी वाई स्क्वायर कॉमन ले रखे हैं, के स्क्वायर बाई 9 एंड प्लस 2hx के वाई अपॉन 144, चाहे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इक्वल टू 0। अब क्या बोला है, ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन्स है वो सेंटर पे राइट एंगल बना रही हैं। तो ये क्या है, वैसे भी 2 डिग्री इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये क्या बोला कि ये दोनों लाइन्स के बीच का एंगल कितना है, देखो सेंटर से तो पास कर रही है ना, इनके बीच का एंगल 90 है। इसका कंडीशन पता है आपको, जब ये दोनों लाइन्स एंगल, जब इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल 90 हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हमने क्या बोल दिया कि फॉर राइट एंगल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, रख लो, बस हो गया सॉल्व, रख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, तो हमने बोला ये क्या है 1/16 माइनस एच स्क्वायर बाई 16 एंड प्लस माइनस 1/9 माइनस के स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 0। एच स्क्वायर के स्क्वायर को उधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको एक्स वाई से रिप्लेस भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे आपको देखो ध्यान से इसको फिक्स कर देते हैं, तो उधर जाके वो हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9, और बाकी इधर ही बचा रह जाएगा, तो दिस इज 1/16 माइनस 1/9। आप यदि सॉल्व करेंगे इसको तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 एंड दिस विल बी 9 माइनस 16 माइनस 7 बाई कितना हो जाएगा 144। तो ये हमारा एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ रहा है अपने हिसाब से, देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, होमोजेनाइजेशन यूज करना था, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है ना, तो आई होप आप समझे होंगे, इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे, नहीं तो थोड़ा सा आप खुद की प्रैक्टिस करें, जहां भी होमोजेनाइजेशन के क्वेश्चन कराए गए हैं वहां से भी आप देख सकते हैं कि हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, और ये काफ़ी ईजी कर देता है। यूजुअली इस होमोजेनाइजेशन वाले कंसेप्ट का एक और हिंट होता है कि इसमें दो टेंजेंट्स या दो लाइंस सेंटर पे राइट एंगल बनाएंगी, सेंटर से पास करेंगी तो ही होमोजेनाइजेशन हो सकता है, और वो राइट एंगल अलग बनाती है, ताकि ये वाला कंसेप्ट जो है ना हम लगा पाए। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। तो ये पोलर एंड पोलर का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, उससे पहले आप इसको लिखें और मिटाएं, फिर मैं आपको और बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉन्जुगेट पॉइंट एंड कॉन्जुगेट लाइंस। बहुत इजी है, बस समझ लेना इसको, बस समझना जरूरी है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी समझ में आए तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कंप्लीशन के लिए, मतलब कि चैप्टर कंप्लीट हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके बारे में। पहले मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेट पॉइंट्स की। तो अब दो तरीके होते हैं इसको बताने के, एक तो पूरा डिफाइन मैं करूँ डेफिनेशन के थ्रू, पूरा लैंग्वेज बताऊँ क्या है, उससे मतलब नहीं, आप समझ लो पहले इसको। दो पॉइंट, लेट वी हैव 2 पॉइंट्स, लेट वी हैव 2 पॉइंट्स P सपोज x1 y1 and Q x2 y2, then P and Q are called conjugate points। मैं लिख देता हूं लो यहां पे कि then P and Q are called conjugate points
विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ, यही कंडीशन है, इफ बोथ लाइज, if both lies polars of, both lies polars of each other। बात को समझने की कोशिश करें, मतलब P जो होगा वो Q के पोलर पे लाई करेगा और Q जो होगा वो P के पोलर पे लाई करेगा। यदि ऐसे कोई भी दो पॉइंट मिलते हैं जो एक दूसरे के पोलर पे लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं। और कॉन्जुगेट लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे के पोल से पास करें। बात खत्म है। देखो पोल पॉइंट होता है तो वहां से लाइंस पास करेंगी, और पोलर लाइन होता है तो उस पर पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं लिखूं यहां पे नाउ इक्वेशन ऑफ पोलर, कंडीशन में बता रहा हूं कि ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स के कंडीशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू पी की बात करता हूं मैं, पी x1 y1, तो पोलर का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0 होता है। मैं लिख सकता हूं x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो पोलर का इक्वेशन हो गया जो पॉइंट P से P के रिस्पेक्ट में है, बट इसके पोलर पे पॉइंट Q भी लाई करेगा। तो हमने बोला कि पॉइंट Q लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1, ये तो लाइन ही तो है। हमने बोला पॉइंट Q लाइज ऑन अबव लाइन, हेंस क्या हो जाएगा जी, इसके ऊपर रख दो x1 को, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y2 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्या होता है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स। दिस इज कंडीशन फॉर टू पॉइंट्स टू बी कॉन्जुगेट। ठीक है, कहीं भी कॉन्जुगेट पॉइंट पूछता, आपको सर्कल में पूछे तो भी यही। अब सर्कल के लिए यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, बट कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैराबोला में पूछे तो भी यही, हाइपरबोला में यही, एलिप्स में यही। ठीक है ना, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्जुगेट लाइंस क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट लाइंस के लिए देखो यहीं पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। टू लाइंस, अब पूरा ऐसे नहीं लिखते हैं यार, वो गरीबों जैसी नहीं लिखते हैं कि टू लाइंस L1 एंड L2 आर कॉल्ड कॉन्जुगेट लाइंस इफ दिस एंड फलाना ढिगरा। सीधा कंडीशन पे जाओ। दो लाइंस कॉन्जुगेट लाइंस कब होंगी, इफ both passes through poles of each other। ठीक है ना, मतलब लाइन वन लाइन 2 के पोल से पास करेगी, या लाइन 2 को लाइन 1 के पोल से पास करा दो। यदि दोनों एक दूसरे के पोल से पास करने लगी तो ये क्या हो जाएंगी, कॉन्जुगेट लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इस पे कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि पोल्स में कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं आती है, पोल से डायरेक्टली आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट्स के लिए। ये बस क्या होगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन में उलझाने के लिए देगा, ये वैसे आता नहीं है, ये बहुत रेयरली आता है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी किसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये मतलब अंधा भी बता देगा देख के कि किसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखना है, हाइपरबोला की। हाइपरबोला ही पढ़ रहे हैं ना, अब हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हाइपरबोला की ही देखेंगे। तो हाइपरबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो ध्यान से, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, बिल्कुल एलिप्स जैसा है। ठीक है, दिस इज S1 मतलब फोकस 1 और दिस इज S2 फोकस 2। ठीक है, अब क्या बोलता है ना कि यदि S1 से कोई रे पास करती है, सपोज S1 से कोई रे पास करेगी यहां से, तो वो क्या होगी ना, यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो S2 से पास करेगी, सॉरी वो क्या होगी, S2 से पास करेगी। थोड़ा सा मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता है, ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब यहां से यदि रे जाएगी तो S1 से पास करेगी, S1 से रे जाएगी तो S2 से पास करेगी रिफ्लेक्ट होकर, यही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलता है। और इसका पूरा डिटेल में जो डिस्कशन है आपको इलिप्स में कराया गया है, वहाँ डेरिवेशन भी कराया, मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं कराने वाला है क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन करा दिया गया है। और इस केस में जो हमारा टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ध्यान से देखिए इस बात को भी, ये भी बात वहां पे बताई गई थी। अब मैं क्या करता हूं ना, इस पॉइंट को P ले लेता हूं, सपोज इसको N ले लेता हूं, राइट है। मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं आगे, और इसको भी एक्सटेंड कर दूं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा ना, इंक्लूडेड एंगल, जो इनके बीच में एंगल होगा इंक्लूडेड, मान लिया थीटा है सपोज,
तो जो टेंजेंट है ना, जो टेंजेंट है वो क्या हो रही है, एंगुलर बाइसेक्टर होगी इसकी, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर होगी। इसका प्रूफ आपको वहां पे देख लेना आप जाके, कहां पे, इलिप्स में। इलिप्स में भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बताई गई है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि यदि कोई रे S2 से ओरिजिनेट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर S1 से ही पास करेगी, और यदि S1 से ओरिजिनेट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर S2 से ही पास करेगी, ठीक है। कोई बोले सर ऐसे हो जाए तो, मतलब ऐसे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, कैसे, सपोज ऐसे कि सर यहां से जाके और यहां पे ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही होगा असल में रिफ्लेक्शन ये, ठीक है ना। ये वाला केस तो नहीं आएगा, वो बस मैं बोलने के लिए बोल दिया था, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यदि आपको एक पॉइंट बताऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, अब नॉर्मल का क्या काम होगा, ये यदि थीटा है तो ये देखो इनका एक्सटर्नल एंगल है, ये सपोज अल्फा है तो नॉर्मल इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। इलिप्स में उल्टा होता था, वहां पे नॉर्मल और टेंजेंट का केस इसके केस के उल्टा हो जाता था। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट को क्या मान लें, पॉइंट हमने पी लिया था, है ना, पॉइंट पी लिया था, तो हमने बोला कि एट पॉइंट पी टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्ट एज अ internal and external angular bisector, as a internal and external angular bisectors of किसका, S1P and S2P, of S1P and S2P। ये रे है हमारे पास, मान लो या लाइंस है, ठीक है ना। तो इनका इंटरनल और एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर होती है। इसका प्रूफ बहुत आसानी से दे सकते हो आप, इन दो ट्रायंगल्स को लेके कंपेयर कर सकते हो, S1PN एंड S2PN, इन दोनों को लेके कंपैरिजन कर सकते हो और बात आपका हो जाएगा। S1N अपॉन S2N इक्वल टू PS1 अपॉन PS2 का केस आता है, और वहां से हम आराम से PS1 PS2 निकालना आपको समझाया गया था, ठीक है ना। फोकल लेंथ डायरेक्ट्रिक्स से निकालते हैं, ये पूरा डिटेल में बताया गया है। मैं बोल रहा हूँ इसको समझना है, आप इलिप्स का लेक्चर देखें, वहां पे मैं इसी लेक्चर के अंदर लिंक भी डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो ये होता है इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, लेकिन इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे टेंजेंट जो एंगुलर बाइसेक्टर है और नॉर्मल क्या है, एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन क्या होगा, आपको ऐसे बना के कहीं दे देगा ना, आपको लगेगा ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह अपन फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, जो लाइट चैप्टर होता है वहां पे, ठीक है ना। और वैसे भी ये मिरर वगैरह जैसा दिख ही रहा है, लेंस और मिरर जैसा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कि सर बोनस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, इसमें भी होता है, ठीक है। तो आई होप समझ पाए होंगे ये, और ये पुरानी प्रॉपर्टीज हैं यार, ये इसकी इलिप्स की पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, तो आई होप पहले से भी आप जानते होंगे, यदि अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लो यार, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लो, ठीक है ना। तो आप इसको लिखोगे, पूरा थ्योरेटिकली है इसमें, और मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला टॉपिक ले रहे हैं डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, ध्यान से देखना, अगला है डायमीटर ऑफ हाइपरबोला। देखो क्या है, मैं बहुत ही फ्रैंकली आपको बता दूं कि यदि आपको इलिप्स अच्छे से पढ़े हो तो हाइपरबोला आ जाएगा यार, पूरा का पूरा डेरिवेशन एज इट इज आता है, 75% डेरिवेशन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज, तो क्यों ना आप अच्छे से इलिप्स पढ़ लो, ठीक है। डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, अब डेफिनेशन क्या होता है डायमीटर का, जो डेफिनेशन आप सर्कल में लिए थे, जो पैराबोला में लिए थे, जो इलिप्स में लिए थे, वही यहाँ भी होता है। क्या होता है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो मैं लिख देता हूँ बहुत ईजी वे में, ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। ये पैरेलल का सिंबल मैंने बता दिया, पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा गेम, अब देखो सर्कल में तो बहुत इजी दिखता है आपको कि डायमीटर क्या होता है, यहां पे भी आराम से देख सकते हो आप। देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, हमने बोला यदि मैं पैरेलल कॉर्ड्स बताऊं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे एक्सिस हो गई, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, जो भी आपको टर्मिनोलॉजी पहले ही पता है और विद्वान तो हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है आप लोगों का। मैं बहुत सारे कॉर्ड्स बना देता हूँ, और यहाँ बहुत सारे नहीं बनाएंगे, 3-4 बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा लगे तो यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये क्या बोला ना, ये सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी, पैरेलल होंगी, तो इनका स्लोप क्या होगा, फिक्स होगा। स्लोप मतलब सबका एक ही जैसा होगा ना, मान लिया इसका स्लोप m होगा, क्योंकि जब हम
कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं और पैरेलल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पक्का स्लोप गिवन होगा, तो ये हमारे पास गिवन होगा। तो बोला कि इन सबके मिड पॉइंट का यदि आप लोकस निकाल दो ना, सपोज इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट सपोज कहीं इधर ही है, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट कहीं इधर है, मैं बोला इन सबको मिला दें, यदि ऐसे पैरेलल खींचते जाएं और सबको मिला दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, इसके मिड पॉइंट का मैं लोकस निकाल देता हूँ। मिड पॉइंट को मान लिया P और उसको H कोमा K बोला और इसका लोकस निकाल देंगे। हमें पता क्या है इस कॉर्ड के लिए, स्लोप पता है, बस इस कॉर्ड का स्लोप पता है और मुझे इसके मिड पॉइंट का लोकस बता देंगे। यदि लोकस बता देंगे तो बात खत्म है कि मतलब इस स्लोप की जितनी भी लाइंस होंगी उनके मिड पॉइंट का लोकस का मतलब मिड पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है, उसका ट्रेजेक्टरी क्या है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट हमें पता चल गया, तो किसी भी कॉर्ड को हम लिख सकते हैं उसके मिड पॉइंट फॉर्म में, पता है ना अपन को, लिख लेते हैं ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म, इन मिड पॉइंट फॉर्म क्या होता है, t इक्वल टू S1 पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, तो t इक्वल टू S1। अच्छा ये हाइपरबोला कौन सा है, वही है जो पहले से आ रहा था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह स्टैंडर्ड वाला है। t इक्वल टू S1 लगा दो, t क्या हो गया हमारे पास, x1 मतलब hx, तो दिस इज hx अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर, और 1 को इधर लाया तो -1, ये हो गया t इक्वल टू S1 मतलब इसको पुट कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, t इक्वल टू ये S1 का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, कॉर्ड, इस कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, वेरिएबल कॉर्ड। अब उस वेरिएबल कॉर्ड की खासियत क्या है कि इसका स्लोप फिक्स है, स्लोप m है। तो मैं देखूं तो ये एक लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, x का कुछ कॉफिशिएंट है, x का कुछ कॉफिशिएंट है, y का कुछ कॉफिशिएंट है और बाकी कांस्टेंट है। तो यदि मैं इस लाइन का t इक्वल टू S1 ऑब्वियसली बात एक लाइन होती है, ठीक है ना, तो इस लाइन का मैं स्लोप बोलूं, m क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप, यदि लाइन ऐसे लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, स्लोप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस a अपॉन बी, याद है ना ये, तो यहां भी लगा लो वही, माइनस ऑफ a का मतलब x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है, h अपॉन ए स्क्वायर, तो मैंने बोला माइनस ऑफ h अपॉन ए स्क्वायर अपॉन y का कॉफिशिएंट है ना b, और माइनस क्यों दिया, एडिशनली माइनस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया स्लोप m, ठीक है। तो इसको मैं और थोड़ा सेटल कर लूं, m इक्वल टू, देखो ध्यान से माइनस तो कैंसिल आउट पहले ही हो गया, अब ये उल्टा हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एच बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर, ठीक है। अब लोकस को मैं एक्चुअली लोकस को कैसे लिखते हैं, h को x से रिप्लेस करते हैं, k को y से, k को मैं यहां पे लाता हूं तो k लाऊंगा और वो y बन जाएगा, ये k यहां आ गया, m यहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर m और ऊपर क्या हो जाएगा b स्क्वायर x। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अरे ऐसा ही कुछ तो आया था वहां भी, कहाँ, इलिप्स में, यहाँ प्लस हुआ करता था इसलिए माइनस में आया होगा, यहाँ माइनस में आया होगा, बस और कुछ फर्क नहीं है। और ये कुछ तो भी लाइन ऐसे लिखी हुई है ना, y इक्वल टू कुछ तो भी kx के फॉर्म में लिखी हुई है, देखो ये लाइन y इक्वल टू kx के फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब ये लाइन 0 0 से पास कर रही है, x की वैल्यू 0 रखो तो y भी 0 आएगा। मतलब क्या होता है कि जो डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। डायमीटर कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो मैं यदि एक रफ डायमीटर बनाने की कोशिश करूं तो मतलब चूंकि ये डायग्राम तो स्टैंडर्ड बना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे पास कर रहा होगा, पॉइंट P यहाँ नहीं यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होना चाहिए और इसका मिड पॉइंट यहाँ होना चाहिए। देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है, रीजन देख के तो ये भी बराबर नहीं लग रहा है। तो भाई अब अपन कारीगर तो है नहीं इस टाइप के कि बहुत ये फोटो बनाते रहें, ठीक है ना, डायग्राम बनाने में अपन माहिर है नहीं, तो बस ऐसे ही है टाइम पास, ठीक है ना। तो बात समझ गए होंगे। तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ हाइपरबोला। बिल्कुल सिमिलर है यार, क्या है, सिमिलर है किसके, इलिप्स के। तो याद रखोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, आ गया ना डायमीटर का इक्वेशन। अब देखते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है ना, वो भी समझ लो अभी के अभी। कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है, थोड़ा समझना क्या है, समझना है यहां से
कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली हम चाहें तो कंडीशंस पुट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए कॉन्जुगेट डायमीटर का कि टू डायमीटर आर सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर, टू डायमीटर्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर, टू डायमीटर्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर if each chord parallel to one diameter, if each chord parallel to one diameter is bisected by the other diameter, if each chord parallel to one diameter is bisected by the other diameter। ये आप लिख लो, ठीक है ना, ये आप लिख लो। अब इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बोल क्या रहा था, और वही समझना जरूरी है, ये लिखने उखने का कोई नहीं है, तो मोह माया है। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, एक डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद। वैसे धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ रहा है, क्योंकि इसके बाद बस 2 टॉपिक रह जाएंगे डायमीटर के। मैंने क्या बोला कि कॉन्जुगेट डायमीटर चाहिए। कॉन्जुगेट डायमीटर की खासियत क्या होती है, ध्यान से देखो। यदि ये हमारे पास कुछ कॉर्ड्स हैं तो इनकी मिड पॉइंट से हमें कुछ डायमीटर मिलेगा, एक मिलेगा ना। इसके पैरेलल्स ही खींचने यहाँ पे, तो यहाँ भी ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पैरेलल्स ही हैं, ठीक है। कुछ कॉर्ड्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में मैं पहला डायमीटर लिखूंगा। तो पहला डायमीटर ये रहा। मान लिया इसका स्लोप क्या है, m है सबका, सब चूंकि सारी पैरेलल्स हैं तो सबका स्लोप तो m ही होगा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए मैं एक डायमीटर बना देता हूं आपको। सपोज इसके लिए जो डायमीटर है ये है, ठीक है ना, इनके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मैं फिर भी बोला कि देखो ये मिड पॉइंट लग नहीं रहा है, ये सारे मिड पॉइंट्स लग नहीं रहा है, कि मान के चलो, दिल पे पत्थर रख के ये मान लो कि हम मिड पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि कोई अपन स्टैंडर्ड डायग्राम तो बना नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इसको मैं डायमीटर 1 बोल देता हूं। अब क्या बोला कि जो कॉन्जुगेट डायमीटर कैसे बनता है, देखो ध्यान से। अब यदि इस डायमीटर के पैरेलल मैं लाइंस खींचना शुरू करूं, इस डायमीटर के पैरेलल, ध्यान से देखो, मैं ट्राई करता हूं कि इस डायमीटर के पैरेलल में कुछ लाइंस खींच पाऊं, ठीक है। जस्ट आई एम ट्राइंग, ओके। ये ना समझे कि बिल्कुल परफेक्ट खींच पाएंगे, ठीक है। तो बोला यदि इसके मिड पॉइंट से इन, मतलब अब ये जो रेड वाले कॉर्ड्स आ गए ना, कॉर्ड्स तो इस केस में नहीं बोलेंगे, ये वहां पे इलिप्स में कॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन जो ये रेड वाली लाइंस है ना, इनका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो दूसरा एक डायमीटर देगा। मान लिया इनका मिड पॉइंट, और दूसरी बात है कोई भी डायमीटर होगा सेंटर से ही पास करेगा। तो सपोज ऐसे पास कर गया, तो दिस इज डायमीटर 2। अब यही बोल रहा है, सॉरी ऐसे नहीं पास करेगा, सॉरी बिल्कुल नहीं ऐसे पास करेगा, ये ऐसे पास कर जाएगा सपोज, ठीक है। ये हो गया डायमीटर नंबर 2। अब देखो कॉन्जुगेट डायमीटर में बोल क्या रहा है, अब समझ लो, फोटो से समझ लो, डायग्राम से समझ लो। देखो ये जो है ना, ये डायमीटर 2, ये और ये कॉर्ड्स पैरेलल हैं, ये ब्लैक वाली कॉर्ड्स और डायमीटर 2 पैरेलल हैं, और ये जो डायमीटर D1 और रेड वाली कॉर्ड्स पैरेलल हैं। मतलब यदि मैं डायमीटर 1 के पैरेलल कॉर्ड्स खींचूं और उनके मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो दूसरा डायमीटर मिलेगा, और इस डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स रखो और उसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो पहला डायमीटर मिलेगा। यही होता है कॉन्जुगेट डायमीटर। फिर से एक बार बता रहा हूं, यदि पहले डायमीटर कोई भी D1 D2 कोई भी लिख सकते हो, किसी एक डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स खींचूं, किसी भी एक डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स खींचूं और उसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो दूसरा डायमीटर मिल जाएगा। यही मुद्दा है, किसी भी एक डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स खींचो और उसके मिड पॉइंट्स को मिला दो तो दूसरा डायमीटर मिल जाएगा। ये होते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर्स। कुछ कंडीशन भी होती है क्या? बिल्कुल होती है कंडीशन। अब यदि मैं D1 का इक्वेशन लिखूं, मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ D1, ध्यान से देखें, इक्वेशन ऑफ D1, ठीक है। अच्छा D2 है तो इसके लिए स्लोप M2 मान लेते हैं, और D1 है इसके लिए स्लोप M1 मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ D1, ये तो बहुत बेसिक सा है, अभी इक्वेशन निकाले थे। तो ये क्या हो जाएगा, यदि इन कॉर्ड्स का स्लोप m है, इन कॉर्ड्स का स्लोप m है, वैसे इसका भी m हो जाना चाहिए लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इन कॉर्ड्स का स्लोप m है, तो देखो या m1 इसको मान लो और m2 इसको मान लो, छोड़ो ना, m1 इसको रहने दो और m2, क्योंकि ये 2 के पैरेलल ही तो हैं, मतलब ये डायमीटर 2 के पैरेलल ही सारी कॉर्ड्स हैं। अब देखो यदि मैं डायमीटर 1 का इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ डायमीटर 1, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखें, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, m क्या आता है, कॉर्ड्स के स्लोप, यहां पे कॉर्ड्स की स्लोप क्या है, m2, ए स्क्वायर m2 इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। अब मैंने बोला कि इसका स्लोप m1 है, किसका,
जो हमारा डायमीटर आया है, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास होने वाला जो हमारा डायमीटर है उसका स्लोप m1 है, तो यहां से आप स्लोप बता सकते हो इस लाइन का। ये किसका इक्वेशन है? ये d1 का इक्वेशन है। तो d1 का स्लोप क्या है? m1 है। और इस लाइन का भी स्लोप d1 का ही स्लोप आएगा, दैट इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m2। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं m1 m2 को, तो क्या आ गया? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप कंपेयर कर ले इलिप्स से जाके, यदि इलिप्स का याद है तो ये भी याद है। मतलब दो डायमीटर्स यदि कॉन्जुगेट हैं तो उनका कंडीशन क्या होता है? m1 m2 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है, या कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर्स इज इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। राइट है? m1 m2 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, ये b स्क्वायर a स्क्वायर वाला केस आप समझ गए होंगे, माइनस होता है इलिप्स में, माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वहां भी बिल्कुल अच्छे समझाया गया, तो वहां भी जाकर आप समझ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखना है तो यदि आपको ये समझ में आया तो ये एक लाइन में निकाल सकते हो, सिंगल लाइन लगेगा आपको निकालना। ठीक है? तो ये अब कई बार आ चुके हैं ना यार, अभी इलिप्स में पढ़ लिए, अब हाइपरबोला में पढ़ लिए, तो देख लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है डायमीटर, क्या होता है कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है? इसके बाद देखेंगे, अभी पहले इसको लिख लो और मैं मिटा रहा हूं। तब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डायमीटर की। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं यहां पे बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमीटर। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमीटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इनको याद ही रख लेना है आपको। ठीक है, बहुत कुछ सिमिलर है आपके इलिप्स से, तो याद रख लेंगे। चूंकि अब डेरिवेशन जरूरी नहीं है कि हम उस चैप्टर में भी किए तो यहाँ भी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखे आप, इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ अ हाइपरबोला। मैं लिख देता हूं, इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द हाइपरबोला only one diameter meets the hyperbola in real point. Only one diameter meets the hyperbola at रियल पॉइंट। रियल पॉइंट्स की बात समझे क्या बोल रहा है कि यदि हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स की बात करते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास ये है हाइपरबोला और मैं इसके कॉन्जुगेट डायमीटर्स की बात करूं तो ऑब्वियस बात है एक डायमीटर तो कहीं ना कहीं इसके सेंटर से पास हो रहा होगा। सपोज ये, अब मैं सारे कॉर्ड्स नहीं बनाने वाला, ठीक है, तो इसके पैरेलल जो कॉर्ड्स होंगे उसके मिड पॉइंट से दूसरा पास हो रहा होगा। तो सपोज मान लो ऐसे पास करा लो या जैसे मर्जी पास करा लो, सपोज वो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी देख के भी लग रहा है ना, अरे कितना भी रफ डायग्राम है बट कहीं ना कहीं थोड़ा तो करेक्ट है ना। आप देख के भी बता सकते हो कि दूसरा जो है ना हमारा, ये डायमीटर 2 मान लिया और ये डायमीटर 1 मान लिया, तो क्या बोल रहा है, डायमीटर 1 जो है ना वो हाइपरबोला को रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये रियल पॉइंट पे देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा मतलब इनफाइनाइट पे हो सकता है टच करे, तो वो इमेजिनरी पॉइंट हो गया, ठीक है, मतलब टच नहीं कर सकता, ये टच नहीं करेगा। वही बोला है कि ओनली वन डायमीटर, कौन सा मुझे नहीं पता, आप हो सकता है D1 इसको ले लें, D2 इसको ले लें, लेकिन एक ही डायमीटर रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलेंगे,
प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बिल्कुल आप इसको आप रिलेट करें वहां से, इलिप्स से। इलिप्स को आप बिल्कुल सामने रख लें यदि आप पहले से लिख रखे हैं तो, और प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें। लेट P बी अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला। मान लो हमारे पास एक पॉइंट P है, दैट इज a sec थीटा, ये तो होता ही है b tan थीटा। लेट P बी अ पॉइंट, ये थीटा है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला पे। हाइपरबोला कौन सा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सच दैट CP एंड CD आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ हाइपरबोला। सच दैट, वहां पे जैसे हम P और D पॉइंट लिए थे, सच दैट CP एंड CD आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ हाइपरबोला, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DB, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, जो D का कोऑर्डिनेट होगा, मैं क्या बोला आपको, एलिप्स में जैसे हमने डायग्राम बनाया था वैसा डायग्राम उठाएं, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं A tan थीटा एंड B sec थीटा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। एलिप्स में क्या होता था, π/2 से डिफर कर जाता था, π/2 से डिफर कर जाता था, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, थर्ड, इफ अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स मीट्स द हाइपरबोला, if a pair of conjugate diameters meets the hyperbola at P and D respectively, at P and D respectively, at P and D respectively, then P and D respectively, then CP स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये बिल्कुल को रिलेटेड है आपसे, इलिप्स में जाके देखें, CP स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आई थिंक कुछ ऐसा ही होता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये तो बहुत ईजी है, ये दोनों वहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। इनका जो डेरिवेशन है वो कुछ अलग ही लेवल का है, तो इसमें PhD हमें नहीं करनी, JEE देना है हमें। तो PhD जब करेंगे तो आप इस पर डिस्कशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी ज़रूरत यदि मुझे लगेगी तो मैं इसको भी प्रूफ करके दे दूंगा, बस वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करें, JEE में कहीं प्रूफ नहीं पूछता, ना आपके स्टेट बोर्ड में प्रूफ पूछता है, नहीं इवन तो CBSE में पूछता है। जब प्रूफ पूछता ही नहीं है तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम याद भी रख सकते हैं उसको, और प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको, प्रैक्टिस के थ्रू याद रखो। ऐसा नहीं कि आप रटना तो कहीं भी मैथ में मतलब स्टैंड नहीं करता, समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा डायमीटर का पूरा कंसेप्ट है। डायमीटर बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, बहुत छोटा टॉपिक होता है, और यूजुअली हमारे अंदर एक मिथ होता है कि डायमीटर केवल सर्कल का होता है। हर कोनिक का डायमीटर होता है, ये दिमाग में डाल दो आज से, हर कोनिक का डायमीटर होता है, ठीक है ना। और हर कोनिक का कॉन्जुगेट डायमीटर भी होता है। बात सही है ना। अभी हमने प्रूफ भी कर लिया, सबका डायमीटर निकाल के देख लिया, ठीक है। तो बात आप समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एसिम्पटोट्स। तो आई होप इस लेक्चर को आप इंजॉय किए होंगे, और इंजॉय वो बच्चा इंजॉय अच्छे से किया होगा जो पहले अच्छे से पढ़ा होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ें और घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।